नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा शासित एमसीडी की वजह से दिल्ली में फैली हुई गंदगी के खिलाफ आपने 20 लाख घरों में लोगों को जागरूक किया है और आम आदमी पार्टी की करीब 6000 टीमें दिल्ली में करीब 50 लाख घरों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। संगठन की बैठक में टीमों ने फीडबैक दिया कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा नाराज है। लोग इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली में 90 से 95% लोगों ने मन बना लिया है कि एमसीडी में अब एक मौका अरविंद केजरीवाल को देना है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली के अस्पतालों और स्कूल ठीक किए हैं, ठीक उसी तरीके से कूड़े के पहाड़ों को भी ठीक किया जाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से बात कर लें, कल जो है आप नेता दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कूड़े के ढेर जो लगे जा रहे हैं उसे लेकर जो है अपनी बात रखी है। एक बार उनकी प्रेस वार्ता को लेकर पूरी जानकारी। जी निशा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे एमसीडी चुनाव पास आ रही है, दोनों पार्टियां आप और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप के एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। कल दुर्गेश पाठक प्रेस वार्ता करते हुए कि एमसीडी में दिल्ली बीजेपी की वजह से कूड़े का पहाड़ बन गया, क्योंकि 15 साल से दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी का कब्जा लगा हुआ है। इसको लेकर दिल्ली के अंदर से कूड़े का पहाड़ मिला है, क्योंकि जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात करी कि शिक्षा और स्कूलों को लेकर जहां तक मौका दिया कि हमने पूरा स्वच्छ किया, लेकिन इस बार अगर दिल्ली की जनता अगर हम एमसीडी में हमारी सरकार बनाती है, एमसीडी में हमको लाती है, तो हम भी कूड़े को पहाड़ हटा के दिल्ली को नंबर 1 स्वच्छ देश बनाएंगे, मतलब राज्य बनाएंगे। जी शिवम, वही बात कर ले, जिस तरीके से कूड़े के पहाड़ों की अगर बात कर ले तो कूड़े के पहाड़ों को लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी कई बार प्रेस वार्ता कर चुकी है, तो वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में इन कूड़े के पहाड़ों को जो है हटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं अभी तक? मैं आपको निश्चित ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि एमसीडी के अंदर ही कूड़े का पहाड़ आता है, क्योंकि पूरे एमसीडी के अंदर ही आता है, लेकिन अभी तक बीजेपी कई बार उस पे कूड़े को पहाड़ को लेकर जो सरकार होती है, बीजेपी आप दोनों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। इस पर एक दूसरे पार्टी आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर भी कूड़े के पहाड़ पर कभी भी चर्चा नहीं की जाती है। लगातार इस पे बात किया जाता है, लेकिन सरकार आरोप प्रत्यारोप लगाती है। दोनों पार्टियां, वो स्कूल पे लगाती, वो कूड़े के पहाड़ पे लगाती, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। लेकिन दिल्ली के अंदर गंदगी लगातार बनी हुई है। जी जी। शिवम, वहीं बात कर ले, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ले तो लगातार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हमेशा अन्य राज्यों से ज्यादा रहा है और अगर वहीं बात कर ले तो दिल्ली राजधानी को साफ करना कितना चुनौतीपूर्ण रह सकता है? निशा जी, जहां तक हम प्रदूषण की बात कर लेते हैं कि अभी ठंड का समय आ रहा है, पराली को लेकर भी जैसे हरियाणा जैसे राज्य में पराली जलती है, इसको लेकर भी दिल्ली में प्रदूषण, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है कि प्रदूषण बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है। इसको लेकर सरकार करती है, लेकिन उतना ढंग से करने से, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पटाखों पे भी बैन लगा दिया कि इस बार पटाखे नहीं जलेंगे। मतलब कई 4 साल से इस बार भी बैन रहेगी पटाखे। इस बार दिल्ली के अंदर प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। जी शिवम, वही बात कर लें, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि कल प्रेस वार्ता में ही जो है दुर्गेश पाठक ने कहा कि हम 20 लाख घरों में जाकर लोगों को जो है जागरूक कर चुके हैं और अभी भी 50 लाख घरों में जाकर हमें लोगों को जागरूक करना है। तो ऐसे में लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो लगातार घरों में जा रहे लोगों को जागरूक है कि आप डस्टबिन में कचरा डालिए, इधर उधर नाली में मत फेंकिए, क्योंकि लोगों को समझाने के बाद लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि लगातार देखिए, जागरूक होना ठीक है, लेकिन अगर साफ करके कहीं फेंक देना और उसमें एमसीडी न उठाना और कचरा नाली में बहना, इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को लगातार एक तंज कसा है और खींचत चल रही है इस समय। जी चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य में पराली जलाने से निपटने में पूरी तरह विफल रहने के लिए पंजाब भाजपा संघ और पंजाब सरकारों की आलोचना की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जैसा कि माननीय सरकार ने इस मामले में अकाल तख्त जत्थेदार से हस्तक्षेप की मांग की है, ये स्पष्ट संकेत है कि माननीय सरकार इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, दरअसल किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए भगवंत मान सरकार ने रेड एंट्री लिस्ट से
नाम डालकर सख्त रवैया अपनाया है। बाजवा ने कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों को 1,000 रुपये की दर से मुआवजा देने का स्पष्ट निर्देश दिया था। फसल कटाई के बाद के अवशेष या पराली के प्रतिबंध के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल सुप्रीम कोर्ट का उपरोक्त आदेश वर्ष 2019 में सुनाया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ना तो केंद्र सरकार और ना ही पंजाब सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए किसानों के मुआवजे देने के लिए कोई नीति बनाई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से पराली के मुद्दे को लेकर अगर बात कर ली जाए तो पराली के मुद्दे को लेकर जो है सरकार कहीं ना कहीं, पंजाब सरकार कहीं ना कहीं विफल जो है नजर आ रही है। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए किसी तौर पे हम कह सकते हैं कि आम आदमी सरकार लगातार से पराली के मुद्दे को लेकर बैकफुट में है। अगर क्या है कि पहले केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी और किसानों को देने के लिए 1500 रुपए मांगे गए थे, पर जिसके लिए केंद्र सरकार ने सीधे तौर पे मना कर दिया। उसके बाद हम कह सकते हैं जहां पे पहले केंद्र सरकार ने मना किया, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद फाइनली पंजाब सरकार भी उस कदम टेक्निकल सीधे तौर पे कहा गया था कि पर एकड़ करके 2500 रुपए किसान को दिया जाएगा। तो वही हम कह सकते हैं कि लगातार कि जब ये कदम वापस हुए तो उसके सीधे तौर पे सवाल खड़ा हो गया कि पराली का किसान करेंगे क्या, क्योंकि पराली जलाने को लेकर सारा मसला शुरू हुआ था और बकायदा हम कह सकते हैं कि विरोधी सीधे तौर पर प्रताप बाजवा उनकी तरफ से सीधे तौर पे सवाल खड़े किए। उनकी तरफ से अगर आप देखें ऑलमोस्ट सारे फैक्टर से लेकर पहले खुद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब खुद अपने से वापस किया। तो अब अगर हम कहें कि अकाल तख्त से जब सरकार से रिक्वेस्ट की गई है, उनसे अपील करने को कहा गया है कि किसानों को की कहें कि वो पराली ना जलाए। तो कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक, अगर हम कहें कि धार्मिक भावना जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसको बहुत ज्यादा गलत महसूस तौर पर हम कह सकते हैं हिस्से में नजर आता है। इसी चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि विरोधियों ने महान सरकार को घेरना शुरू किया। सवाल ये है कि यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब गारंटी पंजाब सरकार की तरफ से दी गई, जो इलेक्शन से पहले ये गारंटी दी गई थी और जब सरकार बनी तो उन्होंने किसानों को गारंटी दी थी कि आप पराली ना जलाए, तो आखिर अब वो बैकफुट पे की जा रही है। बार बार ये चीज कही जा रही है कि फंड एलोकेशन में कहीं ना कहीं इंटरवेंशन में केंद्र सरकार ने मना कर दिया, पर जब सवाल ये केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो पंजाब सरकार को अपनी कोई कोई मेथड निकालने की जरूरत है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बकायदा ऑर्डर आ चुके हैं कि 100 रुपए पर क्विंटल देने की हिदायत ऑलरेडी दी जा चुकी है पराली ना जलाने पर। तो वही कहीं ना कहीं अब सवाल है कि आखिर अब तक किसानों को ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। अमित, वहीं बात कर लें जिस तरीके से जो है पंजाब सरकार द्वारा मशीनें भी जो है किसानों को प्रोवाइड करने की बात कही गई थी। एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी की, जो मशीनें हर ब्लॉक में देने की बात कही गई थी वो कहां पर हैं, क्या किसानों को वो मिल पाई या नहीं मिल पाई, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। आज के जो हैप्पी सीडर की हम बात कर रहे हैं वो सीधी बिजाई के लिए था, उसके बाद पराली को खत्म करने के लिए जो मिट्टी मिलाने के लिए उनकी भी मशीन है। पर सवाल यहाँ पे ये होता है कि उसकी क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है। अगर हम कहें कि जो पंजाब, अगर आप पूरे पंजाब की बात करते हैं तो उसके लिए सब नहीं है। और ये भी बात ध्यान रखनी होगी, देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में किसान है, छोटे किसान भी है, बड़े किसान भी है। कईयों के पास मेथड्स होते हैं, जिनके पास ट्रैक्टर्स होते हैं जिससे वो मशीन का इस्तेमाल करके पराली को मिट्टी में मिला देते हैं। पर ऐसे इंस्टेंट भी सामने है जहां पे मशीन का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर हम कहें कि गुलाबी, अगर हम कहें कि जो फसल है, जो हम कहें उसमें कीड़े हो जाते हैं खेत में, तो सारी फसल का नुकसान होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जहां पे उधर एक तरफ नुकसान होता है, दूसरी तरफ फसल भी डिले होती है। तो देखिए फसल एक बार डिले होती है तो मंडी में लाते वक्त कई बार किसानों को डर रहता है कि क्या हमारी फसल उठाई जाएगी कि नहीं जाएगी, वो एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि जितना डिले होता है उतना रिस्क रहता है कि शायद सरकारी खरीद बंद हो जाए। तो इन सभी फैक्टर्स को देखिए किसानों का कहना है कि हम डिले नहीं कर सकते। अगर डिले करते हैं तो हमारी फसल उठाने कोई हमें डर हो जाता है। और वही मशीन की बात है, मशीन है क्लियर कट, कोई नो डाउट की पंजाब सरकार की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव मशीन प्रोवाइड कराई जा रही है, पर मशीन की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है। जितनी मशीन चाहिए उतनी फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं है, और उतना अगर हम कहें कि किसान, कई लोगों के जो ऑप्शन नहीं है वो इस्तेमाल भी नहीं कर पाते थे। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 अक्टूबर यानी आज अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आदि रामानुजाचार्य भगवान की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री श्री राम मंत्र महायज्ञ में रजत जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सीएम योगी
रामकथा संग्रहालय में दीपोत्सव की तैयारी के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि दक्षिण भारतीय शैली के अम्बाजी मंदिर का हाल ही में नए सिरे से विकास कार्य किया गया है और 28 अगस्त को 5 दिवसीय समारोह में इसका शिलान्यास किया गया। ये प्रतिमा 11 अक्टूबर को स्थापित की गई थी। अभिषेक 12 अक्टूबर तक यानी आज तक चलेगा और जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। श्री राम मंत्र महायज्ञ में 13 करोड़ श्री राम महामंत्र का जाप 501 जापकों की टीम कर रही है। इसमें 1 करोड़ 30 लाख आहुतियां और 540 यजमान डाल रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ले सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो है अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं, तो क्या कुछ अहम रहने वाला है उनका अयोध्या दौरे में? एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, काफी अहम दौरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है और अयोध्या दौरे में लगभग 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। सबसे पहले बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ बात की जाए तो जो रामानुजाचार्य है उनकी प्रतिमा का कहीं ना कहीं अनावरण करने का काम करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बात की जाए तो बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उनका भी कहीं ना कहीं निरीक्षण करने का काम करेंगे और साथ ही साथ वहां पर जो राहत कैंप लगे हैं वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने का काम करेंगे और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राहत सामग्री भी वितरण करने का काम करेंगे और उसके बाद मीडिया को संबोधित करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और वही अयोध्या दौरे में रामानुजाचार्य उनकी प्रतिमा का अनावरण भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सबसे अहम इसमें ये चीज है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या दौरे पर रहेंगे तो वो रामानुजाचार्य की प्रतिमा के साथ साथ वो राम मंत्र महायज्ञ चल रहा है उस राम मंत्र महायज्ञ जयंती पर उस कार्यक्रम में शिरकत करने का काम करेंगे और जो दीपावली पर दीपोत्सव होना है, जो कहा जा रहा है कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 7.5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया था दीपोत्सव पे, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश सरकार ने उनका रिकॉर्ड 9.5 लाख दिए लेकर अब की इस बार ये माना जा रहा है कि 14.5 लाख दिए जलाएंगे और जो कि दीपावली पे अयोध्या को पूरी दुल्हन की तरह दियों से सजाया जाएगा और कहीं ना कहीं अपना ही जो मध्य प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड बनाया था उसको भी तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उसकी समीक्षा करेंगे और क्या क्या तैयारी है उन तैयारियों पर भी चर्चा अधिकारियों के साथ की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगलवार को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में छापेमारी की है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने राजौरी, पुंछ और जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम और सोफिया और बांदीपोरा जिलों के कई ठिकानों में तलाशी की है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अल हुड्डा एजुकेशनल ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों और टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में ये कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए के अफसरों ने ट्रस्ट के सदस्यों के घर की तलाशी ली और एनआईए ने राजौरी के अल हुड्डा एजुकेशनल ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और संदिग्ध गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज किया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर लें, एनआईए ने मंगलवार को 8 जिलों में, जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में छापेमारी की है, एक बार से पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए ये एनआईए की जो 8 जिलों में 18 ठिकानों पर छापेमारी जो है वो की गई है। इसमें अल हुडा के अध्यक्ष अमीर शमशी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं जम्मू में हेड कांस्टेबल के घर छन्नी नामा इलाका पड़ता है, वहां पर दबिश दी थी और पूछताछ जो है की गई है। और कहा जाए तो इसी के साथ राजौरी, पुंछ और श्रीनगर, जम्मू, बांदीपुरा, शोपियां, पुलवामा और बडगाम के जिलों में लगातार छापेमारी की गई है। वजह साफ है कि जिस प्रकार से टेरर फंडिंग देश विरोधी गतिविधियां जो है वो सामने आ रही हैं अल हुडा के द्वारा, उसको लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनआईए ने जो है छापेमारी की है और कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बूस्ट करने के लिए पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है, और यही वजह है कि लगातार जो फंडिंग टेरर जो मॉड्यूल हैं वो उनको कहीं ना कहीं बूस्ट करने के लिए लगातार पाकिस्तान ऐसी कोशिशें करता है, और इसी वजह से लगातार एनआईए जो है इन ठिकानों पर लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है, जिसके चलते कल भी जो है 18 ठिकाने जो हैं 8 जिलों के अंदर 18 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए अल हुडा के अध्यक्ष जो है अमीर शमसी को गिरफ्तार किया गया है। और कहीं ना कहीं जो अल हुदा रजौरी में जो अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट का अध्यक्ष जो है आरोपी यही अमीर शमसी, इसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और पंजाब भवन में जो समस्याएं हैं जिनको पक्का करना है उस पर चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस आज अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो आपको बता दें कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि आज जो ये बैठक होने वाली है काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पंजाब भवन में जो समस्याएं हैं जिनको पक्का करना है उस पर चर्चा की जा सकती है और इसी के साथ ही बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरीके से बात कर ले, पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस आज अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, आज शिक्षा विभाग के अलग अलग पर जो मीटिंग की जाएगी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसमें पहुंची हैं और पहुंचेंगी तकरीबन 11 बजे करीब ये बैठक शुरू होगी। और आपको बताना चाहिए क्योंकि लगातार जो कुछ मुलाजिम पक्के हुए हैं उसके बाद जो कुछ मुलाजिम पक्के रह गए हैं और किसी का तमाम जो इश्यूज रहते हैं उसको लेकर ही जो आज ये बैठक बुलाई गई है। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और कच्चे जो मुलाजिम हैं उनके पक्के हैं, कई को स्कूल में कोई दिक्कत होती है, किन्हीं के पिछले समय में कुछ जो बैलेंसेस रुके होते हैं, जो तमाम जो मुद्दे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर ही चर्चा होगी। क्योंकि सरकार की तरफ से पूरे मंत्री की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो उनके जो अधिकार क्षेत्र में जो आते हैं, जो बीट्स उनके पास है, यानी जिनसे चाहे वो शिक्षा अगर विभाग है तो उसमें अब तक किस तरीके की समस्याएं रही हैं, कहाँ पे बदलाव होने की जरूरत है, अगर बदलाव किया जाता है तो उसमें क्या रहेंगी, क्योंकि वो सबको पहले सुनना चाहती है सरकार। क्योंकि पक्का अगर किया जाएगा उससे पहले सुनना बड़ा जरूरी है कि समस्याएं कहाँ है, कहाँ पे पैचेस फंसे हुए हैं, अगर कुछ बदलाव करना है सरकार ने तो उसको उसी के तहत है जो ये बैठक आज की जाएगी। 11 बजे हरजोत बैंस इसको शुरू करेंगे और अलग अलग जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन पहुंचेंगी, कोई अपने प्रमोशन को लेके आता है या फिर कोई पुराना बैकलॉग बचा होता है उसको लेके आते हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्के करना, तमाम अलग अलग मुद्दे हैं उसको लेकर ही चर्चा की जाएगी आज। अमन, तो क्या कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद जो लोग कच्चे हैं उन्हें पक्का करने की जो बात है इस बैठक में कही जाएगी, तो क्या कहा जा सकता है खुश खबरी इस बैठक के बाद मिल सकती है जो कच्चे मुलाजिम है उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ उनकी बातों को सिर्फ सुना जाएगा। तमाम जो मुद्दे पे चर्चा की जाती है। जब किसी को पक्का करना होता है तो उससे पहले एक हाई लेवल की बैठक होती है, सीएम के साथ उसका बैठक की जाती है, सीएम के साथ चर्चा की जाती है। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर्स अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को सुना जाए, समझा जाए, कहाँ कानूनी पेचीज फंसे हुए हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। उसके तहत ये जो बैठकें चल रही है उन्हीं का दौर ये चल रहा है। कच्चे मुलाजिमों को पक्के करने का कोई ऐसा ऐलान नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का। 8,500 से ऊपर जो अधिकारियों को पक्का किया गया है, अध्यापकों को जिनको 14 साल हो गए थे। तो जो ये अध्यापकों की अगर बात की जाए तो ये वो अध्यापक नहीं होंगे, इनमें सिर्फ उनसे चीजों को समझा जाएगा, सुना जाएगा। जो डिपार्टमेंटल जिसको मीटिंग कहा जाता है वो दौर जो है शुरू होगा आज।
अमन वही बात और कर ये लें जिस पहली तरीके। बैठक नहीं है, इससे पहले भी कई बैठकें इस तरीके की हो चुकी हैं। जी, तो चलिए अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का खुलासा होने के बाद अब शक्ति फॉर्म के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से आपको बता दें उनकी सुरक्षा के लिए जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन सितारगंज एसडीएम को सौंपा है। आपको बता दें कि सितारगंज विधानसभा के शक्ति फॉर्म क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आज उप जिलाधिकारी सितारगंज के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि कुछ लोगों द्वारा सितारगंज विधायक कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की जान से मारने की साजिश जो है रची जा रही थी, जिसके समय से पहले जानकारी होने पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अन्य आरोपियों को पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही है। लिहाजा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की जानमाल एवं परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सौरभ बहुगुणा को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की जानमाल और परिवार की सुरक्षा हो सके और भविष्य में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना न हो सके। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सितारगंज से हमारे संवाददाता अनिश रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का जो है खुलासा हो चुका है और अब उन्हें जेड प्लस सुरक्षा की मांग जो है उनके लिए की जा रही है। एक बार इससे पूरी जानकारी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का खुलासा होने के बाद अब जो है उनकी जेड प्लस सुरक्षा की मांग की गई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सितारगंज से हमारे संवाददाता अनिश रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कैबिनेट मंत्री जो है उनकी हत्या का खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब उन्हें जेड प्लस सुरक्षा की जो है लगातार मांग की जा रही है। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि जो सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत उनको यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा मारने की साजिश रची जा रही थी, जिसके द्वारा उससे पहले ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और खुलासा किया है इस बात का। उसके बाद जो उनके कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, जेड सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई भी अनहोनी ना हो जाए। वही अनिश, अगर बात कर ली जाए, ये कौन लोग हैं जो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को मारना चाहते हैं? उनकी मारने की जो इतनी बड़ी साजिश उनके द्वारा रची गई है, क्या इन लोगों का पता चल पाया है कि आखिरकार ये लोग कौन हैं? अभी इसमें पुलिस जो है वो जांच में लगी है। जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जो हिरासत में लिया है, वो यहाँ लोकल के भी थे कुछ लोग, 2 लोग बाहर के निकले। लेकिन अभी जो पुलिस है, पुलिस पूरे उस पर काम कर रही है। अभी पुलिस का कहना है कि अभी पूरी तरीके से हम खुलासा नहीं कर सके, इसके पीछे कोई बड़ा भी हाथ हो सकता है। इसलिए अभी पुलिस जो है पुलिस जानकारी में जुटी है, उसका जो बराबर उसकी इंक्वायरी हो रही है, जगह जगह जाके उसका वो। चलिए अनिश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी गुरुवार को अब चंबा से पहले ऊना जाएंगे और वो करीब 1.25 घंटे ऊना में रुकेंगे। इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुरुवार सुबह 9 बजे पुलिस लाइन झलेड़ा में मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और वो 9:15 पर ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। 9:35 पर इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना के लिए रवाना होंगे और 9:45 पर आपको बता दें कि जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। यहां पीएम मोदी पहले ब्लक ड्रग पार्क हरोली ऊना हमीरपुर नई रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। 10:35 पर झलेड़ा के लिए निकलेंगे और यहां से 10:50 पर उनका हेलीकॉप्टर चंबा के लिए उड़ान भरेगा। आपको बता दें कि 11:45 पर सुल्तानपुर हेलीपैड चंबा के चौगान मैदान के लिए वो जाएंगे और 12 बजे चौगान पहुंचकर विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा और
चौगान में जनसभा को संबोधित वो करेंगे। 1:05 पर वो चंबा रवाना होंगे। 1:25 पर पठानकोट से वो दिल्ली लौटेंगे। अपने उस ड्रॉपिंग पॉइंट पे ही लौट के आते हैं। तो जब वो ड्रॉपिंग पॉइंट पे लौट के आएंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि शटल बस के थ्रू उनको वहाँ से बिठा के जहाँ उन्होंने बस पार्क की है, उस जिस बस से वो आए थे जहाँ वो पार्क है, उनको वहाँ पे ले जाया जाए ताकि अपनी पार्किंग स्पेस पे वो जाएँ। जब उनकी बस पूरी फुल हो जाए, लोग आ जाएँ, तब बस में बैठ के वो अपने डेस्टिनेशन पर जाएँ। उसका पर्पज़ ये है कि शहर चौक ना हो जाए। जो हमारा बालू ब्रिज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर कंजेशन ना हो जाए। ऐसे लोगों को हम अलग अलग डायरेक्शन में जहाँ बसेस पार्क है, शटल बसेस के थ्रू वहाँ तक उनको भेजेंगे। पार्किंग स्पेसेस में अपने बस में वो बैठ जाएंगे। बस जब पूरी फुल हो जाएगी तब वो वहाँ से जा सकते हैं। उसका एडवांटेज ये रहेगा कि जो मूवमेंट होगा एग्जिट के टाइम वो थोड़ा सा स्टैगर्ड रहेगा, वो थोड़ा सा बारी बारी से होगा ताकि शहर एकदम से चौक ना हो जाए, क्योंकि लौटते समय सारा मूवमेंट एक साथ ही होता है यूजुअली। तो एग्जिट प्लान पे अभी हमारी नज़र है। इसके साथ साथ 2 गेस्टेड ऑफिसर हमने खासकर इसी चीज़ के लिए लगाए हुए हैं ताकि जो एग्जिट है, पार्किंग है, वो स्मूथली हो पाए और पर्याप्त उसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंबा से हमारे संवाददाता काकू खोकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काकू, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पीएम मोदी अब एक बार फिर हिमाचल दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन इस बार उनके दौरे को लेकर जो उनका कार्यक्रम है वो कुछ चेंज किया गया है। एक बार उनके इस दौरे को लेकर पूरी अपडेट। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री का दौरा जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा में था, लेकिन अब जो है कल तक जो है चंबा का ही दौरा माना जा रहा है। लेकिन कल जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो है जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री जो है पहले ऊना आएंगे, उसके बाद चंबा आएंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी दी गई थी कि 13 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा में आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन अब जो है कल जो है वीरवार को जो है प्रधानमंत्री पहले ऊना आएंगे, उसके बाद जो है वो लगभग 11 बजे के आसपास जो है चंबा पहुंचेंगे। काकू, वहीं बात कर ली जाए, क्या क्या तैयारी जो है पीएम मोदी के दौरे को लेकर की गई है? कितनी टाइट सिक्योरिटी उनके दौरे में रहेगी? जी, चंबा में जो है प्रधानमंत्री की तैयारियां आज लगभग तैयारी जो पूरी प्रशासन जो है वो बिल्कुल ही एसपी जो है उसने जो है बिल्कुल ही यहाँ पर जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी द्वारा जो है पंडाल बनाने वाली जो कंपनी है उसको भी जो है निर्देश जो दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से जो है काफी ही अच्छे तरीके से जो है इंतजाम कर दिए गए हैं। कल जो है ट्रैफिक की व्यवस्था है उसके लिए भी अलग से पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से जो है लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बता दें कि पहले माना जा रहा था कि लगभग 75,000 के आसपास जो है लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन कल जो है प्रशासन द्वारा जो है इसकी जानकारी खुद दी गई है कि लगभग 40,000 के आसपास जो है लोग सकते हैं। जो नंबर 1 दुकान है वहाँ पर जो है 40,000 लोगों के बैठने की वहाँ पर क्षमता है। यदि लोग बढ़ जाते हैं तो नंबर 2 का दुकान है वहाँ पर भी लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कैफे रोड है वहाँ पर भी लोगों के बैठने का इंतजाम किया जाएगा यदि लोग बढ़ जाते हैं। बात रही दुकान के अंदर जाने की, प्रवेश जो रहती होगी वहाँ पर जाने की, वहाँ पर इंतजाम रहेंगे। लोग जो है अपने साथ सिर्फ मोबाइल और छोटा पर्स लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी वस्तु जो है अंदर लेकर नहीं जा सकते। जी चलिए काकू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महाराष्ट्र के पालघर में साल 2020 में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को लोगों ने उग्र भीड़ ने
पीट कर जो है मार डाला था, जिसके बाद तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा और साधु संतों के निशाने पर आ गई थी। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार पालघर में हुए साधुओं की हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हो गई। रिलीज किया था। सीबीआई जांच ने जो आदेश दिए कि सरकार न्याय देगी हम लोग को, तो अच्छी बात है कि न्याय मिलेगा। पर जो अभी चल रहा है उस हिसाब से 2.5 साल होके गया है, अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी कुछ तो करो, अभी उनको न्याय दो, क्योंकि न्याय देने के अलावा कुछ भी ये नहीं है। नीलेश कहाँ से नीलेश बॉम्बे से सूरत जा रहे थे जूना अखाड़ा में। उनकी हत्या पालघर में हुई, पालघर में गढ़ चिंचले गांव में हुई है। वहां पे उन लोगों ने, कुछ गांव वालों ने रोका था उन लोग को और पूछा था कहाँ जा रहे क्या नहीं करके, तो इन लोग ने बोला था कि सूरत जा रहे करके। पर वहां पे वो गांव में अफवाह चल रही थी, बच्चा चोरी, किडनी चोरी, ऐसी अफवाह चल रही थी। उस अफवाह की वजह से इन लोगों को चोर समझ के पूरे गाँव वालों ने पीट के मार दिया था। इन लोग की वैसे हत्या हो गई थी। नीलेश ड्राइवर थे और वो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में जॉब पे थे ना, इवन कि साधु लोग के ड्राइवर नहीं थे। वो लॉकडाउन की वजह से पूरा महिंद्रा फर्स्ट चॉइस बंद था, तो वो घर में थे, तो साधु लोग को छोड़ने के लिए सूरत जाने के लिए रेडी हो गए थे। न्याय मिलेगा। लोग मुंबई से सूरत जा रहे थे, तो पालघर में ऐसा हादसा हो गया उन लोग के साथ में। उन लोग जा रहे थे, ऐसा बोल रहे थे किडनी चोर है, ये है करके उन लोगों का तीनों का हत्या हो गया। अब कहीं ना कहीं आप कैसा लगता है कि अभी नई सरकार आई है तो मिलेगा ही, न्याय मिलेगा तो अच्छी बात है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ले साधु हत्याकांड मामले को लेकर, तो अब शिंदे सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है और अब इस पर सीबीआई जांच होगी, तो एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार सीबीआई जांच जो है परिवार के अंदर बेहद खुशी देखी जा रही है और परिवार का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो महाविकास अघाड़ी सरकार पिछले 2 सालों में नहीं किया, वह एकनाथ शिंदे सरकार ने इस पूरे मामले में जांच का आदेश दे दिया है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि किस तरह से सीबीआई जो इस पूरे मामले में आगे की जांच करेगी, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस ने अब तक 256 से ज्यादा लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन अब सीबीआई के ऊपर काफी भरोसा जताया जा रहा है। परिवार भी बेहद खुश है और परिवार का कहना है कि ऐसे में अगर सीबीआई जांच होती है तो तय तौर पर मृतक को कहीं न कहीं शांति मिलेगी और उन्हें न्याय मिलेगा। और इस न्याय के लिए पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने, महाविकास अघाड़ी सरकार ने सीबीआई जांच नहीं करवाई थी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे सरकार ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जी नहीं सर। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए, जिस तरीके से साधु हत्याकांड मामले की अगर बात कर ली जाए, तो ये पूरा मामला क्या था, क्यों इन साधुओं की जो है पीट कर हत्या कर दी गई थी? देखिए, जिस पालघर जिले के चिंचोले गांव में साधुओं की हत्या की गई थी, उस दौरान एक अफवाह चल रहा था कि कुछ लोग आते हैं और बच्चों को जो है किडनैप करके लेके जाते हैं और उनकी किडनी निकालकर बेचने का काम करते हैं। इस तरह की अफवाह के बीच ये तीनों साधु जो है मुंबई से शॉर्टकट रास्ते से पालघर सूरत जा रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने उन्हें घेरा और घेर के पूछताछ के बाद उनकी जो है पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में 2 साधु और उनके सहयोगी ड्राइवर की जो है हत्या की गई थी, जिसमें सहयोगी ड्राइवर की पत्नी और उनकी मां का सीधे तौर पर आरोप है कि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है उसमें सीबीआई जांच पहले भी होनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार परिवार जो है पत्र लिखकर महाराष्ट्र सरकार से यह उम्मीद जता रहा था कि इस मामले में अगर सीबीआई जांच होती है तो असलियत क्या है और क्यों उनकी हत्या की गई ये पता लग पाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है
वह निर्णय उनके परिवार को सर्वमान्य है और ये जानते हैं कि आने वाले समय में अगर सीबीआई जांच करती है तो उन्हें जरूर न्याय मिल सकता है। चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।